जी वृंदा करार, जो आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, CPI मेंबर, पूर्व राज्यसभा सांसद। 2 दिन का इनका प्रोग्राम था, जैसा मीडिया में आप सबको मालूम है। कल ये खेराड़ उदयपुर की जाडोल तहसील के खेराड़ इलाके में आदिवासियों के बीच में थी, वहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में आदिवासियों के साथ इन्होंने इंटरेक्शन किया और उनकी समस्याओं को जाना। आज आपके बीच में है और एक आज आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच से जुड़ा हुआ जो राजस्थान का यूनिट है, राजस्थान जनाधिकार का मंच, उसकी आज एक मीटिंग थी राज्य कमेटी की, उसमें आपने शिरकत की है, हमने कुछ निर्णय भी उसमें किए हैं। अब आप वृंदा जी हैं, मेरा नाम धूलीचंद है और मैं आदिवासी जनाधिकार एका मंच राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हमारी जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में राजस्थान की राज्य कमेटी की मीटिंग है, जिसमें हमारे विमल जी बगोरा सचिव हैं राजस्थान के, उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और चर्चा हमने जो है आज विशेष तौर पर आदिवासी क्षेत्र में जो समस्या है, जिन समस्याओं को लेकर के हमने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। और मसला ये है कि एक तो जनाधिकार हमारा जो है आदिवासी फॉरेस्ट एक्ट में जो आदिवासी वनाधिकार कानून बने हुए हैं, उसके की पालना कम और उसका उल्लंघन पूरा हुआ है। काफ़ी लंबे समय से जो है इस मसले को लगातार उठाते रहे हैं। प्रशासन जो है लगातार ये कहता रहा है कैंप लगाएंगे, शिविरों में जो है लोगों के आवेदन लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है आवेदनों को भी जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। वर्षों से लोग चक्कर काट रहे हैं, तो एक समस्या है। दूसरा हमारा जो है समस्या है राशन वाले है। राशन में आप सब जानते हैं लंबे समय से राशन कार्ड बने नहीं है, और जिनके राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं BPL आदिवासी परिवारों को, उनके परिवारों को BPL राशन कार्ड बनाने के बजाय उनको APL कार्ड बना करके उनको तमाम राशन से वंचित किया गया है। तीसरी हमारी समस्या मनरेगा में जो है हमारे जो है रिपोर्ट्स ये है कि बहुत कम उनको वेजेस मिलते हैं, उसमें मजदूरी बहुत कम है। दूसरा जो है लंबे समय से काफ़ी मजदूरों की बकाया पेमेंट भी उनका चल रहा है। तीसरा एक बड़ी समस्या के तौर पर उभर के आया है आदिवासी क्षेत्र में, जब से इन्होंने जो है ये जो कंप्यूटराइजेशन डिजिटलाइजेशन किया है, तब से जो है इन्होंने ऑटो रजिस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट लिया है, उस ऑटो रजिस्ट्रेशन में क्योंकि इस कोरोना काल में लोगों के पास, बच्चों के पास में ओरिजिनल दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो उनके स्कॉलरशिप को रिजेक्ट कर दिया गया है, रजिस्टर्ड ही नहीं दिया गया। तो इस तरह से आदिवासियों की मेजोरिटी छात्र जो है उनसे वंचित है। इन तमाम मुद्दों के ऊपर हमने विचार किया है और आगामी महीने में, जनवरी महीने में, हम तमाम SDO हेडक्वार्टर्स के ऊपर इन मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन करेंगे। और उसके बाद यदि सकारात्मक रूप से प्रशासन का रवैया नहीं रहा, तो फरवरी में तमाम आदिवासी संगठनों को और दूसरे संगठनों के साथ मिलकर के और एक पड़ाव डाला जाएगा कमिश्नर कार्यालय के सामने। तो ये हमारा आदिवासी जनाधिकार एका मंच राजस्थान का निर्णय है और उसमें आज हमारे बीच में जो है कमेटी जी ने शिरकत की, वो आपको सुना। मताधिकार का जो मसला है वो खास आदिवासी क्षेत्र में है। हजारों ऐसी फाइलें हैं जो अभी तक निपटाई नहीं गई है। जैसे गोविंदा के साथी हमारे आए थे, उन्होंने कहा 3000 फाइलें हैं जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं के बराबर स्वीकृति हुई है। इसको बताना चाहता हूँ, मैं भी कल खेराड़ में गया था, जन सुनवाई जो रखी थी उसमें वही एक आदिवासियों के मुद्दे और क्या स्थितियाँ उनके बारे में बातचीत के लिए, उसमें 2-3 जो फैक्ट्स आए सामने वो बताना चाहूँगा मैं। एक तो ये जो GPS होता है वन अधिकार के पट्टे के लिए वन विभाग वो GPS करता है, तो ये सब जगह ये पता लगा कि 1500-2000 से 5000 रुपये GPS करने का वन विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी है वो ले रहे हैं लगातार, उसके बिना वो कार्रवाई फाइल आगे नहीं बढ़ रही। एक तो ये बहुत खुले रूप से आया। दूसरा ये आया तो भाई जो वन विभाग की जो जमीन पर मेरा कब्जा है पीढ़ियों से, लेकिन मेरा अगर मकान नहीं है उस जमीन पे, तो वो कहेंगे आपको पट्टा नहीं मिलेगा। मतलब मकान होना वो जरूरी बता रहे हैं। अब ये कहीं एक्ट में तो लिखा नहीं है कि उस मकान पे, मतलब मेरा उस जमीन पे मेरा मकान होना चाहिए। तो एक ये भी रुझान सामने है कि जो किसान सम्मान निधि की बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मतलब सबको साल के 6000 रुपये रोज, मतलब 365 दिन में निकालूंगा तो मैं 300 बार अखबार में और मीडिया में बार बार ये बताया जा रहा है।
कल लगभग 300 लोग वहाँ पे मीटिंग में थे, जन सुनवाई में थे। सबसे हाथ उठा के हमने पूछा कि आप बताओ किनको किसान सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है। 2 लोगों ने जरूर कहा है उनको पैसा मिल रहा है, ये बात सही है। भले औसत आप निकाल सकते हो 1% या 2%, पूरे उदयपुर जिले का किसान सम्मान निधि में पैसा मिल रहा है, मुझे लगता है 2% से ऊपर नहीं है। ये बहुत स्पष्ट बात मतलब ये है, जबकि प्रचार उसका किस तरह से है। एक और जो बात सामने आई है कि ये जो सब आजकल ऑनलाइन होने लगे, तो वो क्या मैंने किसान 15-20 लोग कर सकते हैं, वो क्या मैंने 5 बार, मैंने 3 बार, मैंने 7 बार ऑनलाइन में जाते तो ई-मित्र वाले 100, 150, 200 रुपये लेते हैं, 5-7 बार पैसे खर्च करते, लेकिन मेरा उस किसान सम्मान निधि में मेरा उसमें जुड़ा नहीं है। एक बात और भी आ रही है कि ये जो किसान सम्मान निधि का जो पैसा मिलेगा उन्हीं को मिलेगा जिनका 2 हेक्टेयर जमीन से, 2 हेक्टेयर जमीन तो सबको लिए कर दिया, अब सबके लिए कर दिया। लेकिन अभी भी वो है कि जिसके 12 बीघा से जमीन खाते में ज़्यादा है उसको नहीं दे रहे, मतलब उसको तो वो ले नहीं रहा, स्वीकार ही नहीं कर रहा है। और जमीन पे कब्जा मेरा 20 बीघा 25 बीघा वन भूमि पे है, तो जिन लोगों ने पट्टे बताए तो वो आधा बीघा 1 बीघा 1.5 बीघा आधा 1.5 बीघा पे जमीन पे कब्जा नहीं, पीढ़ियों से जिनका कब्जा है, लेकिन वो पट्टे जिन को भी दे तो वो इस तरह से दे। तो ये कुछ इलाज अस्पताल की भी स्थिति सामने आई थी कल। थैंक यू, आप लोग आज आए हैं। बात ये है हमारे सामने जो मैं रखना चाहूँगी कि केंद्र सरकार की जो आदिवासियों की प्रतिनिधि है वो बहुत स्पष्ट रूप से क्लाइमेट चेंज के मुद्दे के साथ सामने आ रहा है। अब मोदी जी ग्लासगो में गए और क्लाइमेट चेंज के संबंध में उन्होंने हिंदुस्तान के जो 5 अमृत है दुनिया के लिए, उन्होंने बताया कि ये 5 अमृत के आधार पर हम जो एमिशंस है उसको हम कंट्रोल करेंगे। तो ग्लासगो में जाकर 5 अमृत, लेकिन हिंदुस्तान की जनता के लिए अमृत नहीं, हिंदुस्तान की जनता के लिए ऐसे जहर वाली नीति दिया जा रहा है, और विशेषकर आदिवासियों के लिए जो हम समझते हैं उनकी लाइव्स, उनकी लाइवलीहुड पर एक बहुत असर पड़ा। तो खेद की बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर अमृत की बात और देश की जनता के लिए अमृत से जहर की नीति, ये एक बहुत मुख्य मुद्दा है हमारे लिए। मिसाल के तौर पर अभी हिंदुस्तान के अंदर एक ग्रीन मिशन है। ग्रीन मिशन का अर्थ ये है कि क्लाइमेट चेंज को रोकने की रणनीति में ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक पेड़ लगाने की बात है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर कोई प्राकृतिक कार्बन सिंक बनता है, कार्बन सिंक का मतलब पेड़ों के द्वारा, तो मोदी जी का ये ग्रीन मिशन है और वो कहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ यहां हम लगाएंगे। लेकिन हकीकत ये है, पहला सवाल ये है कि ये कार्बन सिंक बनाने के लिए सरकार इतने पेड़ लगेंगे तब हम ये कार्बन का सिंक बना सकते हैं। तो ये 3 करोड़ हेक्टेयर जमीन कहां से है? अभी सरकार का जो लोकसभा में जवाब आया है कि पिछले
5 साल औसतन 25,000 हेक्टेयर वन की जमीन प्रोजेक्ट के नाम पर, नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी के नाम पर दिया जा रहा है। 25,000 हेक्टेयर औसतन पिछले 5 साल। तो 1 लाख से ऊपर तो गया पिछले 1 साल में। अब आप कह रहे हैं कि आप पेड़ लगाएंगे, तो पेड़ लगाएंगे आदिवासियों की जमीन पर, जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। वन कानून जो आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय के खिलाफ कानून हुआ, जब हम लोग सब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे, मैं खुद सेलेक्ट कमेटी में थी उस समय, और वो कानून को आज आप बगैर घोषित समाप्त कर रहे हैं। आदिवासियों को पट्टा नहीं दे रहे हैं। इस समय इंडिविजुअल पट्टा का जो दावा है आदिवासियों और वनवासियों जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, 41 लाख। अभी सरकार की वेबसाइट पे आप जाके देखेंगे 41 लाख इंडिविजुअल क्लेम्स, और दिया कितना है? 19 लाख, 19। और दूसरी तरफ आप हर साल 25,000 हेक्टेयर कॉर्पोरेट्स को दे रहे हैं। और तीसरी बात है, आप कह रहे हैं कि आप 3 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर पेड़ लगाएंगे। तो ये पूरी तौर पर अघोषित युद्ध है कानून और संविधान के ऊपर मोदी जी की तरफ से। और खेद की बात है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार अगर मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़े होते, तो आज ये फॉरेस्ट राइट्स कानून जो मोदी सेंटर में समाप्त कर रहा है, तो राजस्थान सरकार क्या कर रही है? राजस्थान सरकार का रिकॉर्ड इसमें इतना खराब क्यों है? राजस्थान सरकार जो अपने को मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ घोषणा करके वो क्यों वही हालत कर रही है? तो ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि इस पूरे बेल्ट की डेवलपमेंट में ये जो यहाँ आदिवासी कम्युनिटी है, उनके जो अधिकार है वो समाप्त हुए। और इसीलिए हम लोग कल जब हम गए थे, मैं इतनी हैरान थी कि वो सब डॉक्यूमेंट्स लेकर आए। ये सिर्फ बातों का नहीं, ये डॉक्यूमेंट लेकर आए कि कहाँ कहाँ उनके फाइल्स कितने सालों से पड़े हैं। लेकिन शिविर लगे हैं जरूर, लेकिन कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं। अभी डूंगरपुर से जो हमारे साथी आए, उन्होंने भी ये बताया जो पूरा कॉरिडोर बन रहा है, उसमें जो भी 1 किलोमीटर 60 जो ज़मीनें हैं, सारी आदिवासी ज़मीन पर ये हो। तो इसलिए यहाँ जो ये मीटिंग हुई थी, उसमें ये तय हुआ है कि अभी हमें इन तमाम ठोस मुद्दे को लेकर हमें उसमें आगे बढ़ने की जरूरत है। कम्युनिटीज क्लाइमेट चेंज की उसमें दूर से भी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। आप अपने क्लाइमेट चेंज की रोकने की स्ट्रैटेजी को आप उन्हीं के ऊपर पूरी जिम्मेदारी देना चाह रहे हैं। ये एक हकीकत है आज हमारे देश। 45 शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है आज, सब रिजर्व सीट पे गए हैं। आदिवासियों के नाम से वो पार्लियामेंट में हैं, लेकिन ये जो अघोषित युद्ध चल रहा है आदिवासियों के खिलाफ, कोई एक भी बोले हैं क्या? मैं आपको एक बात बता रही हूँ, अर्जुन मुंडा जी हमारे दोस्त है, वो झारखंड की सरकार चलाते थे, अभी वो
मंत्री बने हैं। पूरा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो कि नोडल एजेंसी है कानूनी रूप पर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पर, पूरे तौर पर किनारे कर लिया। सरकार ने अपने मंत्रालय को जो नोडल एजेंसी है कानूनी रूप में, उनको ही किनारा कर लिया और बाकी एमपी सब चुप हैं। पहले ये महंगाई कोई मुद्दा होना चाहिए। देखिए आप आज जो हमारे अलग से आप नहीं, मैंने कहा भी है आपको मैंने। क्योंकि अच्छा ये आदिवासी अगर ये संगठन का खत्म हो जाता है यहाँ, तब वे वनाधिकार पट्टों को लेकर आदिवासी समाज लगातार संघर्ष कर रहा है। बताते हैं आपके ये आंकड़े कि 41 लाख की दावों के बनिस्पत सिर्फ 19 लाख को अभी पट्टे मिले, उनमें भी कई को कम ज़मीन के मिले जितने मिले थे। तो ये सब क्यों हो रहा है और आप आगे क्या संघर्ष करने वाले हैं, और अभी तक ये पट्टे रहेंगे और भी बढ़ेंगे, ये दावे और भी बढ़ सकते हैं, इसके बारे में आप बताएं। हकीकत ये है कि वन अधिकार कानून जो आदिवासियों के साथ जो ऐतिहासिक न्याय का बोझ रहा है, उसको हटाने के लिए कानून पारित किया, लेकिन आज मोदी सरकार के नेतृत्व में ये कानून को बिल्कुल हाशिए पर ही रखा गया है, जिसके कारण आज 41 लाख जहाँ दावे हैं वहाँ 50% भी माने नहीं गए और एक तरफा उसको जो है वापस कर दिया। और यहाँ राजस्थान में भी इसका बहुत ही ख़राब रिकॉर्ड है। फाइलें पड़े हुए हैं दफ्तरों में, कोई देखने वाला नहीं है। और बड़ी खेद की बात यह है कि जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट इस कानून के खिलाफ है, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है वो भी इसके बारे में कतई कोई रुचि नहीं दिखा रही, और ये बहुत खेद की बात है। हम पिछले कुछ समय में अगर देखें, राजस्थान में ये हो रहा है कि आदिवासियों के नाम पे एक अलग तरह की राजनीति शुरू हुई है। उनको कहा जा रहा है कि आदिवासी समाज जो है वो हिंदू नहीं है, उसको लेके बांटने की कोशिश की जा रही है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आरएसएस पूरे तौर पर आदिवासी समाज की जो अपनी संस्कृतियां हैं उसको तोड़ने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए पूरी तौर पर कोशिश है। और हिंदू धर्म की जो मूर्तियां हैं, जो भगवान मानते हैं, वो आदिवासियों के बीच में जाकर उसका प्रचार करें, और उसके विपरीत में, उसकी रिएक्शन में आदिवासियों के बीच कुछ संगठन हैं जो अपने अस्तित्व को कायम करने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल इस बात का है, ये बिल्कुल सही बात है कि आदिवासियों की अलग एक संस्कृति है, उस संस्कृति को हम क्यों नहीं स्वीकार कर सकते हैं? भाषाएं अलग है, क्यों नहीं स्वीकार किया जा रहा? क्यों नहीं उस भाषा में स्कूल के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है? तो ये चीज़ें आदिवासी संस्कृति पर एक बड़ा हमला है और आदिवासी उसके खिलाफ भी अपनी आवाज़ उठाए। मैडम, किसान आंदोलन के बाद श्रम कानून जो नए बने हैं उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या आपको लगता है श्रम कानूनों को लेकर भी कोई आंदोलन खड़ा होगा और किसान आंदोलन की तरह उनका हल होगा? आप बहुत ही प्रासंगिक सवाल किए हैं। किसान आंदोलन की बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई है और ये अहंकारी सरकार को पीछे हटना पड़ा। मजदूर के साथ जो कुछ कानून का बिल्कुल उल्लंघन करके और कानून को बदल कर जो उन्होंने हासिल किए हैं, उसको लेबर कोड के नाम पर कॉर्पोरेट्स के लिए कानून बना लिए। वो अब लेबर कानून नहीं रहे, वो प्रो कॉर्पोरेट कानून बने। अभी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ भी, अपने अधिकारों के लिए भी तमाम केंद्र ट्रेड यूनियन संगठनों ने फैसला किया है कि फरवरी महीने में वो 2 दिन की औद्योगिक हड़ताल करेंगे और एक यूनिटी बनाकर वो आगे बढ़ेंगे। कम्युनिस्ट हैं हम, धर्म और राजनीति की ये जो मिलावट है, हम बिल्कुल इसकी विरोध करते हैं। कोई मंदिर जाते, कोई मस्जिद जाते तो फोटोग्राफर लेकर हम क्यों जाएंगे? ये तो हमारा निजी मामला है। तो धर्म और राजनीति को जब कोई भी मिलाता है वो बिल्कुल गलत है। हम लोग कभी भी इसको नहीं मानते। बीजेपी आरएसएस पूरे तौर पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर, इस्तेमाल करके हथियार के रूप में वो धर्म को ही अपमानित कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हिंदू भक्त जो है
वो राजनीति से नहीं, वो अपने भगवान के पास की वो प्रार्थना करते हैं। तो ये भी बात सही है कि हिंदुत्व और हिंदू बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, लेकिन राजनीति में धर्म को मिलाना, राजनीति को कभी भी सही नहीं हो सकता है जनता के पक्ष, और आप धर्म को भी अपमानित करो। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।